हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल्स का 5th नंबर वीडियो को। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कब कैसे क्या पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कितने बार रिवीजन करना है, ये सारा कुछ का ध्यान रखा जाता है। बस आपको वहाँ पर ज्वाइन करने की देर है। आज की वीडियो हम लोग थोड़ा सा फास्ट वे में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले आपको आर्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे, सब समझने लायक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि पार्लियामेंट। सिंपली आपको पूछते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में है, तो 79 में। कैसे समझेंगे ज़रा देखो। पार्लियामेंट में जितने सारे मेंबर्स जाते हैं वहाँ पर वो चाय पीते हैं किस तरीके से, कप कप में रख करके चाय पीते हैं। कैसे पीते हैं, पार्लियामेंट के सारे मेंबर कप में चाय पीते हैं। किस में पीते हैं, कप में। तो पार्लियामेंट का क्या हो गया कोड, कप। यू को काट दोगे, सी का मतलब होता है 7 और पी का मतलब होता है 9, यानी कि 79 नंबर आर्टिकल में पार्लियामेंट के बारे में है। ठीक है, और ये मैं मान करके चल रहा हूँ इस वीडियो में कि आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला। सेकंड वीडियो में मैं क्या बताया हूँ, सेकंड पार्ट जो है आर्टिकल्स का, उसमें मैं बता चुका हूँ कि ये कोड होता क्या है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर सीधा पधार गए हो तो आप जा करके कमेंट में देखना, पिन करके रखा होगा वहाँ पर एक मैसेज नहीं, उसको लिंक दिया होगा। तो 11 मिनट की वीडियो है, मुश्किल से 4-5 मिनट में ही आप सीख जाओगे सारे के सारे कोड को। ठीक है, उसमें ट्रिक भी बता दिया हूँ कोड को कैसे याद रखना है। एक बार कोड याद कर लिए, समझो कि आपका मतलब जीवन सफल हो गया एक तरीके से। जितने सारे नंबर्स वाले हैं, जितने सारे वैल्यू वाले हैं, जितने डेटा वाले होते हैं, जीके में जितना कुछ आप पढ़ते हो डेटा से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड, सब कुछ आप इसी कोड के माध्यम से याद कर पाओगे। क्लियर। फिर यहाँ पर 80 नंबर में देखते हैं कि 80 नंबर आर्टिकल में क्या है। यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अभी ही मैं आपको बता देता हूँ। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को बोलते हैं लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस भी बोलते हैं। क्लियर। फिर से रिपीट करता हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा यानी अपर हाउस। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोकसभा यानी कि लोअर हाउस। तो अपर वाला पार्ट ये होता है, लोअर वाला पार्ट ये होता है। ठीक है, अगर रैंकिंग भी देखी जाए, जो प्रेफरेंस आप देखते होगे, पढ़ते होगे पॉलिटी में, तो लोकसभा के मेंबर से ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, प्रेफरेंस राज्यसभा के मेंबर का। सीनियरिटी के बेस पर अगर समझें, इन्हें नट सेल अगर कहा जाए तो सीनियरिटी के बेस पर, प्रेफरेंस वाली बात नहीं समझ में आ रही तो सीनियरिटी के बेस पर समझेंगे तो राज्यसभा ऊपर आता है, लोकसभा उससे नीचे आता है। ठीक है, क्यों ये सब बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसके फ़ायदे भी होंगे आगे चल करके। यहाँ पर है राज्यसभा के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके संरचना के बारे में जो बात कही गई है वो 80 नंबर में है। कैसे याद रखोगे, अगर आपको याद होगा कि राज्यसभा के मेंबर एक बार सचिन तेंदुलकर वहाँ पर क्या किए थे, चुने गए थे। और आपको मैं बता दूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने तरीके से कितने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा मेंबर, मतलब कितने लोग को वो मनोनीत करते हैं अपने तरफ से बिना इलेक्शन का। ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर का भी इलेक्शन होता है, अलग तरीके से होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको प्रेसिडेंट खुद से चुनते हैं। तो इसी तरीके से एक बार सचिन तेंदुलकर को वहाँ पर क्या किया गया था, जो बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा से एक राज्यसभा मेंबर बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर को। लेकिन वो बहुत ही वहाँ पर जाने के बाद, राज्यसभा पहुँचने के बाद, उसके बाद 1-2 बार गए, उसके बाद बहुत बार अब्सेंट किए। वो इतने बार अब्सेंट किए, आप कभी ना कभी न्यूज़ में देखे होंगे कि इतने बार अब्सेंट किए कि बाद में लोग उनको क्लेम करने लगे कि इनको राज्यसभा मेंबर से हटा दो करके, है ना। तो बाद में उनको रिग्रेट हुआ सचिन तेंदुलकर को कि यार मैं काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बन के, राज्यसभा का मेंबर बन के फंस गया। तो ध्यान में रखना, इसका कोड है फंस, कि फंस गया, है ना, वहाँ पे जा कर के मैं फंस गया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा पूछ देगा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा राज्यसभा के मेंबर के बारे में सर ने बताया था सचिन तेंदुलकर के बारे में, है ना। तो सचिन तेंदुलकर को एहसास हुआ था कि यार मैं राज्यसभा का मेंबर बन के फंस गया। क्या हुआ, फंस गया। ए यहाँ से काट दोगे, एफ का मतलब होता है 8 और एस का मतलब होता है 0। तो 80 नंबर में है राज्यसभा के बारे में। फिर आता है लोकसभा के बारे में, ये 81 में है। कैसे याद रखोगे, देखो जितने सारे लोग होते हैं, मतलब अगर हमारे अपने ठेठ लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो कहा जाता है ना कि मतलब लुच्चा लफंगा लोग भी होते हैं जो नेता बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं और बाद में वहाँ पर जाकर के एकदम मोटे हो जाते हैं।
मतलब समझ रहे हो, लोकसभा में कौन लोग जाते हैं, लोकसभा में एमपी लोग जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी का चुनाव होता है, आप लोग जानते हो, एमएलए का अलग चुनाव होता है राज्य में, और पूरे नेशन में होता है एमपी का चुनाव, जिससे हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। एमएलए के चुनाव से एक राज्य का एक मुख्यमंत्री बनता है ना। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा में जाने से पहले लोग भले ही दुबले पतले हों, लेकिन लोकसभा पहुंचने पर बिल्कुल ही फैट हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद बिल्कुल ही फैट हो जाते हैं। फैट का बहुत सारा अर्थ होता है, एक तो इनकम के सेंस में कि बहुत ही एकदम मोटा भाई है ये, मोटा भाई मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, है ना, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है इसके पास। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा में पहुंचने के बाद, एमपी का चुनाव जीतने के बाद जब लोकसभा पहुंचते हैं तो मैक्सिमम लोग फैट हो जाते हैं। क्या होते हैं, फैट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए मैं बताया कि वहां जाने के बाद सचिन तेंदुलकर को एहसास हुआ कि वो फंस गए, लेकिन लोकसभा पर पहुंचने के बाद, लोकसभा में पहुंचने के बाद अक्सर लोग फैट हो जाते हैं। फैट को डिकोड करोगे, ये काट दोगे, एफ का मतलब 8 होता है, टी का मतलब 1 होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं 82 नंबर, 82 नंबर में देखते हैं आर्टिकल में क्या दे रखा है। यहाँ पर रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में आफ्टर ईच सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना के बाद। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों का जो होता है वो बंटवारा होता है, रीएडजस्टमेंट होता है। आप कभी ध्यान दिए होगे कि जब भी एमपी का चुनाव होता है तो सीट का हेर फेर करते हैं लोग, है ना, हेर फेर करते हैं, यानी कि कोई बीजेपी का मेंबर है, जीत करके आया, लेकिन जीतने के बाद वो रातों रात पार्टी बदल लिया, है ना। चाहे तो कांग्रेस के लोग होते हैं, अक्सर तो कांग्रेस में ही देखा जाता है, बीजेपी में आने को आतुर रहते हैं बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी ना कभी सुने होंगे कि अच्छा, राहुल गांधी ने अपने बहुत सारे एमपीज़ को क्या किया, किसी वैन से ले करके किसी बड़े रिसोर्ट में रखा हुआ है रात भर, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ताकि वो वहाँ पर जाने के बाद बदल ना जाए, अपनी पार्टी ना बदल लें, है ना। तो इस तरीके के केस ज़रूर सुने होंगे। तो रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा के मेंबर का जो होता है, सीट का जो रीएडजस्टमेंट होता है, रीएडजस्टमेंट करने के लिए, सीट के रीएडजस्टमेंट करने के लिए लोकसभा में क्या करते हैं, लोग अपने मेंबर्स को वैन के थ्रू ले जाते हैं। वैन मतलब समझ, तो एक गाड़ी है वैन जिसको बोलते हैं, तो वैन में बिठा बिठा करके क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को दूर किसी होटल में ले जाते हैं। तो कब ले जाते हैं, जब रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट होता है, कहाँ, लोकसभा में। जब लोकसभा में सीटों का रीएडजस्टमेंट होता है, उस वक्त पे जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, किसी दूर होटल में ले जाते हैं, किसमें बिठा करके, वैन में ले करके, वैन। ठीक है, ई काट दोगे यहाँ से, वी का मतलब 8 होता है और एन का मतलब 2 होता है। तो 82 नंबर आर्टिकल्स में क्या है, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा आफ्टर ईच सेंसस। क्लियर है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, अगला है यहाँ पर इसको अच्छे से देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किसके बारे में कहा गया है। यहाँ है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहने का क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं, कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। ड्यूरेशन मतलब कि कितना ड्यूरेशन होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा जो होता है, हाउस ऑफ द पीपल होता है, उसका जो कार्यकाल होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 5 साल का होता है ना, 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, देखो 5 साल है ना। तो ड्यूरेशन कितना होता है लोकसभा का, 5 साल होता है। फिर लेकिन इसमें एक बात समझने वाली होती है कि मान लिया जाए कोई ऐसी पार्टी है जो वहाँ पर चुन करके आती है, लोकसभा में चुन करके आती है, लेकिन कई बार होता है कि 1-2 मेंबर अपना जो है जो सपोर्ट में आते हैं, अलायंस में आते हैं, वो बाद में अपना क्या करते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं पार्टी से कि नहीं, मैं अब आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो सरकार कई बार गिर भी जाती है ना। जैसे कई बार आप 2004 में देखे होंगे, 1998 का केस अगर पढ़े होंगे, जो क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना, उनकी सरकार को कौन गिराया था, तो जयललिता जो थी तमिलनाडु की, वो गिरा दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेजोरिटी के केस में सरकार बनती है, लेकिन मेजोरिटी को बनाने के लिए कई बार लोग सपोर्ट करते हैं, है ना, अलायंस में आते हैं, जैसे एनडीए है, यूपीए है, उसको लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे पार्टी के मेंबर होते हैं, लेकिन बाद में किसी बात को खुनस को लेकर के क्या करते हैं, लोग अपना विथड्रॉ कर लेते हैं कि भाई अब हमें आपके साथ नहीं रहना, आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, आपकी सरकार को मैं गिरा दे रहा हूँ। तो सरकार गिर जाती है उस केस में। तो कहने का मतलब ये है कि लोअर हाउस का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मेजोरिटी
नहीं पेश करने पर क्या होता है, सरकार कभी भी गिर जाती है। इसी तरीके से अपर हाउस में होता है कि प्रत्येक 2 साल में क्या होता है कि 1/3 जो मेंबर होता है उसको रिटायर कर दिया जाता है। अब जरा समझना इस बात को, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसके बारे में ये चर्चा की जा रही है ना। तो ये 2 पॉइंट समझने के लिए था। आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउस जो है पार्लियामेंट का, वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो 83 में। कैसे ध्यान रखोगे, जरा समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि मान लिया जाए हमारी सरकार है, आप मुझे सपोर्ट किए हो, है ना, हमारी सरकार है, आप मुझे सपोर्ट किए हो, बाद में विथड्रॉ कर लेते हो, तो हमें तो पता चल जाता है कि भाई अब तो हमारी सरकार गिरने वाली है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान सेव मी। क्या बोलते हैं, सेव मी। क्या बोलते हैं, हे भगवान सेव मी, मतलब मुझे बचा लो, मुझे रिटायर नहीं होना है अपर हाउस से, है ना। एवरी 2 ईयर्स में जो रिटायरमेंट होती है, मुझे नहीं रिटायर होना है, प्लीज़ सेव मी। और लोअर हाउस में क्या होता है, सरकार जब गिरने वाली होती है तब क्या कहते हो, तब कहते हो कि हे भगवान हमारी पार्टी को बचा लो, सेव मी, सेव मी। तो ध्यान रखना, सेव मी किसका होता है, सेव मी किसका कोड है, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता दिया। देखो, डिजॉल्व होने की बात है, जहाँ तक भंग होने की बात है, तो लोकसभा को हम भंग किया जा सकता है, लेकिन कभी भी जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, जिसको राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। इस एक्स्ट्रा पॉइंट को ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हाउस है पार्लियामेंट का जो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी डिजॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है, कभी भी उसको भंग किया जा सकता है, मेजोरिटी पेश ना करने के केस में खास करके, ठीक है। तो यहाँ पर सेव मी किसका है, सेव मी है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सारी स्टोरी में आपको बता दिया। सेव को देखो, ए काटोगे, ई काटोगे, एस होता है 0 का, वी होता है 8 का, मी में ई को काट दोगे, एम बच जाता है, एम का मतलब 3 होता है, तो 083 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं पहले लगा है, तो 83 क्या हो गया इसका, 83 आर्टिकल नंबर है किसका, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखना, ये जो मैं ग्रीन लेटर में दे रखा हूँ बोल्ड करके, इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब बहुत लंबा सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर देखो 85 वाला में बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको पूरा ध्यान नहीं रखना, बस इतना भी ध्यान रख लोगे आपके एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर में मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि इससे कंपेयर किया जा सके और इससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए दोनों को साथ में ला करके रखा हूँ। तो ध्यान देना, ब्लू लेटर्स वाले जो हैं, इसका मतलब है कि इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर बात आती है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। इसके पहले मैं बताया था क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई वो होता है जिसको बहुत लोग प्यार करते हैं, लव देते हैं, है ना, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन पार्लियामेंट का अगर कोई मेंबर बनता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति को बहुत ही वीर होना चाहिए, बहुत ही बहादुर होना चाहिए, वीर होना चाहिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट के मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन का कोड है वीर, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन का कोड है लव। इस चीज़ को ध्यान में रखना, स्टोरी को ध्यान में रखना कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि बहुत लोगों का प्यार मिलना चाहिए, लव मिलना चाहिए। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनते हैं, एमपी का जो चुनाव होता है, तो उसके मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बहुत ही वीर होना चाहिए। थोड़े जो दुर्बल किस्म के लोग होते हैं, थोड़े ना एमपी बन जाते हैं, बहुत पैसे वाले होने चाहिए, बहुत ही रिस्क लेने वाले भी होने चाहिए कि हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, तो इस केस में उसको बहुत ही बड़ा वीर होना चाहिए, ठीक है। तो लव को देखे थे प्रेसिडेंट के केस में कि एल होता है 5 का और वी होता है 8 का, तो 58 नंबर आर्टिकल में था ये क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। लेकिन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको वीर होना चाहिए। आई काट दोगे, वी का मतलब 8 होता है, आर का मतलब 4 होता है, तो 84 में क्या है आपका क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मुझे उम्मीद है सारा स्टोरी को आप रिलेट कर पा रहे होगे, दिमाग में आपका छप रहा होगा। टेस्ट लगाओगे, टेस्ट लगाने के बाद देखना आपके दिमाग में परमानेंटली कैसे छप जाता है। अब यहाँ पर बात आती है क्या, देखो 85 नंबर में क्या है, 85 नंबर आर्टिकल में क्या है, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। ये पूरे के बारे में आपको देखना ही नहीं है, ये पूरे के बारे में देखना ही नहीं है, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है तो आप शौक से पढ़ सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये पूरा सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें आपको कैच करना है कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हो सकता है इतना ही दूर दिया रहे, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन, या फिर ये वाला पूरा सेंटेंस दे रखा हो,
दिया कुछ भी हो, इसमें सेशन वर्ड जरूर आएगा। सेशन जो होते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसके बारे में। सेशन का क्या मतलब होता है, आप कभी सुने होंगे कि मानसून सत्र चल रहा है ना, मानसून सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। जब बजट पेश करने वाला सत्र होता है तो उसको बोलते हैं, सत्र को ही बोलते हैं सेशन। तो सेशन जो चलता है 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, इस तरीके का जो भी होता होगा, आप पढ़े होंगे, तो उसको बोलते हैं सेशन। अब सेशन ऑफ पार्लियामेंट को आपको बस ध्यान में रखना है। तो जब भी नया सत्र स्टार्ट होता है, जब भी नया सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट होता है, तो आपस में एक दूसरे को लोग फल गिफ्ट करते हैं या फिर फल देते हैं खाने को, है ना। जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे मेंबर्स को क्या दिया जाता है, खाने को फल दिया जाता है। ध्यान रखोगे, फल कब दिया जाता है, हर एक सेशन स्टार्ट होने से पहले, पार्लियामेंट में हर एक सेशन स्टार्ट होने से पहले लोगों को खाने के लिए क्या दिया जाता है, फल दिया जाता है। एफ का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड रुकना, मुझे चेक करने दो एक बात। ठीक है, देख लो, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब 8 है, एल का मतलब 5 है, तो 85 नंबर आर्टिकल में है सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखोगे, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है वीडियो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 86 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पर राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट का ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो एड्रेस करे हाउस को, किसी भी हाउस को, या फिर मैसेज दे, कोई ना कोई मैसेज सेंड करे, है ना, कोई ना कोई मैसेज सेंड करे। ठीक है, ये ब्लू कलर में होना चाहिए था 78 वाला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दिया कि ये ब्लू कलर में होगा। एडिट कर दूंगा मैं पीडीएफ को ब्लू कलर का, इसलिए क्योंकि इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट को जब मैसेज भेजना हो किसी भी हाउस में, हाउस मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस का मतलब लोकसभा, तो राज्यसभा या लोकसभा में अगर प्रेसिडेंट को मैसेज भेजना हो तो वो किसके थ्रू भेजते हैं, वो किसी ना किसी फौज के थ्रू भेजते हैं। अगर आपको पता होगा कि फौज का हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। जीके में भी पढ़ चुके होंगे, पॉलिटी में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितने भी फौज होते हैं, आर्मी होते हैं, उसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। क्या आपको पता है, नहीं पता होगा तो ये जीके में पढ़ लोगे। अब जरा बात करते हैं, यहाँ देखो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी हाउस में मैसेज पहुंचाना हो किसको, प्रेसिडेंट को, तो वो किसके थ्रू भिजवाते हैं, फौज के थ्रू भिजवाते हैं। ठीक है, फौज, ये जीके नहीं है, ये ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ। जीके ये है कि फौज का हेड प्रेसिडेंट होते हैं, ये जीके है। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं हाउस में, तो वो फौज के थ्रू भेजते हैं। फौज को डिकोड करो, AU कर जाएगा, F का मतलब 8 होता है, J का मतलब 6 होता है। तो 86 नंबर में क्या है कि प्रेसिडेंट का ये राइट होता है, सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का क्या ड्यूटी होता है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्मेशन देना होता है प्रेसिडेंट को, तो क्या वो खुद जाते हैं, नहीं, किसी ना किसी कवि को भेजते हैं, है ना। तो के का मतलब था 7 और वी का मतलब 8, तो 78 नंबर में क्या है कि इन्फॉर्मेशन देना है किसका, प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देने की ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर दो कन्फ्यूजन वाली बातें हैं। ये कि प्राइम मिनिस्टर एक बार इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट है कि मैसेज सेंड करता है हाउस को, किसी भी हाउस को। तो ये दोनों कोड को बस आपको ध्यान रखना है कि जब प्रेसिडेंट को मैसेज सेंड करना होगा किसी भी हाउस में, तब वो फौज के थ्रू मैसेज पहुंचाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कोई इन्फॉर्मेशन देना हो प्रेसिडेंट को, तो वो किसी ना किसी कवि के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो बस ये दोनों कोड में आप कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए मैं दोनों को एक साथ रख करके बता दे रहा हूँ। तो कंपैरिजन भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, याद रखने का, है ना। इसलिए कंपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कई बार फौज को डिकोड किए थे तो क्या आ गया था, 86 आया था, है ना। इसको डिकोड किए थे फौज को तो 86 आया, कवि को डिकोड किए थे तो 78 आया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 87 नंबर में क्या है, 87 नंबर में है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन 2 सर्कमस्टांसेस। देखो यहाँ पर पूरी बात समझाई गई है आपको कि कौन 2 ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जबकि स्पेशल तरीके से एड्रेस करता है प्रेसिडेंट दोनों हाउस को। देखो क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, है ना, प्रत्येक साल में जब पहला सेशन होता है तो उसके स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उस हाउस को। फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउसेस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा का जब जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट सेशन होता है, तो उसके स्टार्टिंग में भी कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट। तो ये 2 सिचुएशन में क्या होता है, दोनों अलग अलग बातें हैं।
एक इलेक्शन होने के बाद, लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद, एमपी का चुनाव होने के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसके स्टार्टिंग में, और दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि प्रत्येक साल, हाउस के प्रत्येक साल का जो फर्स्ट सेशन होता है उसके स्टार्टिंग में एड्रेस करने का अधिकार किसका है? प्रेसिडेंट का है ना। तो स्पेशल एड्रेस इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखोगे, स्पेशल एड्रेस की बात कही जाए, इसके पहले क्या था? सेंड मैसेजेस, है ना। यहाँ पर भी एड्रेस शब्द आया था, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है सेंड मैसेजेस टू हाउसेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर है स्पेशल, क्या है यहाँ पर? स्पेशल एड्रेस। स्पेशल एड्रेस, एड्रेस का मतलब संबोधन करना, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि प्रेसिडेंट जो है बस नाम मात्र के लिए एड्रेस करता है। स्पेशल एड्रेस बस कहने को है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए वहाँ पर एड्रेस करता है किसी भी हाउस को। और एड्रेस करने के टाइम में जितना भी भाषण देता है बस फेक भाषण देता है, उसके भाषण का कोई भी वहाँ पर महत्व नहीं होता। क्योंकि अगर देखा जाए तो सच में पूरे देश में अगर इंडिया की बात कही जाए तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन कहने मात्र के लिए कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये हकीकत भी है। ये मैं बस याद करवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत भी है ना। डमी होता है एक तरीके से प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते। चलिए, ये तो डिप बातें हुई, समझने वाली बातें हुई अगर आप पॉलिटी को समझते हो अच्छे से तो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जो याद कराने के तरीके बता रहा हूँ कि जो स्पेशल एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस किसी भी हाउस में करते हैं प्रेसिडेंट, जो स्पेशल एड्रेस करते हैं उसमें फेक भाषण बस देते हैं। क्या देते हैं? फेक भाषण। तो याद रखोगे कि फेक किसका कोड था? स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, है ना। ये स्पेशल एड्रेस करने जाते हैं, बस फेक होता है इनके सारे भाषण। फेक को डिकोड करोगे, एफ का मतलब 8 हो जाता है, के का मतलब 7, तो 87 नंबर में क्या? स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखोगे। आपके एग्जाम में आ जाएगा स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, तो समझ आओगे कि अच्छा प्रेसिडेंट तो स्पेशल एड्रेस में क्या करता है? फेक ही भाषण मारता है। तो फेक को डिकोड किया, 87 यहाँ पर आर्टिकल आ गया आपका। समझा दिया ये बातें पूरी। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। मिनिस्टर मतलब जितने भी मिनिस्टर होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल के राइट्स के बारे में। यहाँ पर राइट है, लेकिन देखना अटॉर्नी जनरल पहले भी आ चुका है, और मैं आपको पहले भी बता दिया था कि अटॉर्नी जनरल कोई छोटा मोटा आदमी होता नहीं है ना। अच्छा खासा आदमी होता है, अच्छा खासा आदमी होता है। मतलब अगर कहा जाए एक शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अटॉर्नी जनरल बोलते हैं किसको पता है? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं सरकार के अपना जो खास वकील होता है, अपना पर्सनल वकील भी होता होगा, एडवोकेट भी होता होगा, तो उसी को बोलते हैं, उसी पोस्ट को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जैसे हम और आप क्या करते हैं, एक एडवोकेट को हायर करते हैं या फिर हम फी देते हैं उनको ताकि अपना पर्सनल कोई एडवोकेट रहे। लेकिन सरकार का भी अपना कोई एडवोकेट होना चाहिए किसी भी केस में, तो उसको हैंडल करने के लिए जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक, तो अटॉर्नी जनरल के लिए क्या था कि भैया अटॉर्नी जनरल वकील लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और ये वैसे भी सरकारी वकील है, सरकार का वकील है, तो इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा कैश होगा, बहुत ही ज़्यादा रुपया पैसा होगा, कैश बहुत ज़्यादा होता है। तो कैश को डिकोड किए थे तो सी का मतलब 7, SH का मतलब 6, यानी कि 76 नंबर में अटॉर्नी जनरल के बारे में था। लेकिन अटॉर्नी जनरल के राइट्स के बारे में पूछ दे और फिर मिनिस्टर्स के राइट्स के बारे में पूछ दे, उनके अधिकार के बारे में पूछ दे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे फूफा जी अटॉर्नी जनरल हैं। ध्यान में क्या रखना है? हमारे फूफा जी सरकारी वकील हैं, सरकार का वकील है ना। तो फूफा जी क्या है? अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखोगे, फूफा जी क्या है? अटॉर्नी जनरल। तो जरा देख लो, राइट्स की बात है तो राइट वाली बात को भी ध्यान रखना। फूफा है यहाँ पर, तो एफ का मतलब 8, एफ का मतलब 8, यानी कि 88 नंबर आर्टिकल में क्या है आप समझ गए। ठीक है, क्या राइट्स होता है ये मैं यहाँ पर लिख करके समझा दिया हूँ। जैसे कि आप ऐसे क्वेश्चन पढ़े भी होंगे कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसको राइट टू पार्टिसिपेट एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो बोल सकता है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार रखता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी, तो ध्यान रखना राइट, कौन से राइट्स के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये मैं दोनों बातें यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल की बात है, तो हमारे फूफा जी क्या है? अटॉर्नी जनरल है। इसको थोड़े से और एलोबरेट करके मैं समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा बेहतर तरीके से इमेज बन पाए। जैसे कि क्या होता है, शादी ब्याह में हमारे फूफा जी आते हैं ना, तो दिखाते हैं मैं इस घर का फूफा हूँ, है ना, मैं लड़के का फूफा हूँ, और थोड़ा अलग ही ताव रहता है उनका। और हर एक फूफा जी का थोड़ा सा एक पता नहीं, इंडिया के सारे फूफा जी लोग का, दामाद लोग का जो होता है ये अलग ही थोड़ा सा रहता है ना।
मतलब दामाद आ गए तो पता नहीं कौन आ गया घर में, है ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। चलो मिलना भी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर बात क्या है कि बस फूफा जी का नाम मात्र के लिए पावर होता है अपने ससुराल में, है ना, मतलब हमारे यहाँ फूफा जी का नाम मात्र के लिए पावर होता है, लेकिन वो अपना राइट्स इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा उनको राइट मिला हुआ है ना। तो उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल का भी राइट होता है, बहुत ज़्यादा राइट नहीं होता। जैसे कि देख लो, वो बोल तो सकता है पार्लियामेंट में, मतलब किसी भी हाउस में बोल सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है, लेकिन क्या वोट दे सकता है? वोट नहीं दे सकता, है ना, वोट दे ही नहीं सकता वो। तो किस तरीके का पावर हुआ भाई, किस तरीके का राइट हुआ? वो उसी तरीके का राइट है जैसे हमारे फूफा जी का राइट है ना, जैसे हमारे घर में फूफा जी का राइट होता है। सजेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं हमारे घर में, लेकिन डिसीजन लेने का पावर होता है क्या? नहीं होता। लेकिन फूफा जी बड़ा बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। तो वही बात होती है अटॉर्नी जनरल के साथ। अटॉर्नी जनरल का राइट क्या होता है? वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है, बोल तो सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, है ना, मतलब खास डिसीजन नहीं ले सकता। समझ में आई बात? तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो किस राइट्स के बारे में बात है ये आप समझ गए। तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल की बात अगर पूछा जाए तो फूफा जी को ध्यान में रख लेना, उन्हीं के जैसा राइट होता है इनके पास। फूफा को डिकोड किए तो 88 नंबर आर्टिकल आ गया, याद रख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 76 नंबर में सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में जिक्र है, इसलिए कैश को ध्यान में रखना, 76 को ध्यान में रखना। दोनों को कंपेयर करके बता दिया ताकि आपके दिमाग से बातें निकले नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो अभी अभी मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि एक होता है राज्यसभा, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एक बोलते हैं लोकसभा, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, है ना। इसको बोलते हैं अपर हाउस, ये अपर हाउस होता है, प्रेफरेंस में ये इससे बड़ा होता है लोकसभा से, है ना, ये अपर हाउस, और ये लोअर हाउस कहा जाता है। सब नाम क्लियर है बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि पहला कौन आएगा, अगर किसी के मतलब ये दोनों के बारे में अगर कोई बात कही जाती है आपसे, तो प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दिया जाता है? अपर हाउस को, यानी कि राज्यसभा। वैसे भी जितने सीनियर मेंबर होते हैं वो राज्यसभा भेज दिए जाते हैं, है ना। तो राज्यसभा सीनियर पोस्ट पे आते हैं। लोअर, देखो नाम में ही लोअर है ना, लोअर हाउस, और फिर लोकसभा, है ना, लोगों का सभा। तो कहने का मतलब है कि इनका प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, सीनियरिटी में राज्यसभा को लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि जब भी मैं राज्यसभा और लोकसभा को जिक्र करूँ तो पहला कोड आएगा आपका क्या? राज्यसभा से, और दूसरा कोड आएगा क्या? लोकसभा से। याद रखोगे, पहला जिक्र जो भी होगा वो राज्यसभा का जिक्र होगा, और दूसरा जो एक साथ जो मैं कंपेयर करके बताया हूँ वो लोकसभा होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बस इतनी देर से बता रहा था कि प्रेफरेंस पहले दिया जाता है राज्यसभा को, बाद में दिया जाता है लोकसभा को। तो पहला वाला जो कोड होगा वो राज्यसभा से संबंधित होगा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट से, और दूसरा वाला जो कोड होगा ये आपका रिलेट करेगा लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल से, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसे चार ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है दोनों के बीच, राज्यसभा के बीच और लोकसभा के बीच। लेकिन ये जो मैं एक साथ दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ, इससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देख लेना कैसे। यहाँ पर क्या है, द रोल ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब एक बात और समझने वाली बात है कि काउंसिल ऑफ स्टेट का जो हेड होता है, यानी कि चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पढ़े थे कि नहीं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पढ़े थे। राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब चेयरमैन जो होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के। उसके लिए मैं क्या आपको बताया था, एक कोड गौरी बताया था, है ना। क्या बताया था? गौरी। एक्स ऑफिशियो वाली बात जब पूछता है दिया जाए तो आपके एक्स का नाम क्या है? गौरी है ना, ये मैं आपको बताया था। तो गौरी को डिकोड किए थे, सारे वॉवेल को काटोगे, जी का मतलब 6, आर का मतलब 4, तो 64 नंबर आर्टिकल में क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये कोड मैं आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ज़रा देखो। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ये तो जनरल नॉलेज की बात थी, जीके की बात थी जो मैं अभी बताया, लेकिन यहाँ पर है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन जो पोस्ट होता है ये राज्यसभा में होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट में होता है, लेकिन स्पीकर का पोस्ट और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कहाँ होता है? हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में होता है। इस बात को ध्यान रखोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि ये फैक्ट भी है। चेयरमैन जो है ये लोकसभा में नहीं होता, स्पीकर जो है ये राज्यसभा में नहीं होता। होता क्या है? चेयरमैन और फिर डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा में, स्पीकर का पोस्ट होता है लोकसभा में, ठीक है। बस नाम चेंज है, बस नाम चेंज है, ठीक है। दोनों अध्यक्ष और फिर सभापति ही कहे जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना होगा इंग्लिश में
कि चेयरमैन का जो पोस्ट होता है, डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट होता है, वो राज्यसभा में होता है, लेकिन स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट लोकसभा में होता है। सुने होंगे आप, ओम बिरला जी को सुने होंगे, है ना, वो लोकसभा में ही बोलते नजर आते होंगे, है ना। मीरा कुमार को सुने होंगे, अगर आप 90 से बिलोंग करते हैं, मतलब 90 से नहीं कह सकते, मतलब कुछ वर्षों पहले यूपीए की सरकार में मीरा कुमार एक महिला थी, है ना, लोकसभा की स्पीकर थी। तो बस मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। पुराने लोग हो गए, मीरा कुमार को याद कर लोगे, नए लोग हो गए, है ना, तो आप याद कर पाओगे किसको, अभी जो ओम बिरला है ना, 2 बार बने। तो यहाँ पर समझ रहे होगे, थोड़ा सा रिलेट कर रहे होगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में चेयरमैन का पोस्ट होता है, लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल में स्पीकर का पोस्ट होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। क्यों बता रहा हूँ सीक्वेंस, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। यहाँ पर क्या है कि रोल जो होता है चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट एंड राज्यसभा का, उसका रोल क्या होता है, वो एड्रेस करते हैं वीआईपी लोग को। किसको करते हैं, वीआईपी लोग को। लेकिन स्पीकर जो है लोकसभा का जो स्पीकर है, वो किसको एड्रेस करते हैं, पीएम को, यानी प्राइम मिनिस्टर को। वैसे भी इसमें क्लू भी है, इसमें क्लू भी क्या है जरा देखना, लोकसभा में ही तो बैठते हैं पीएम, लोकसभा में ही तो पीएम बैठते हैं, लेकिन वीआईपी लोग कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं भाई, राज्यसभा में बैठते हैं। वीआईपी लोग कैसे हो गए उन लोग, क्योंकि राज्यसभा के कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, जो मैं आपको पूछ दिया हूँ क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता देना कि कितने लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अपने तरफ से, बिना वहाँ पर जो इलेक्शन होता है उसके बिना ही वो खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स से किसी को रख लिए, लिटरेचर से किसी को रख लिए, है ना, किसी को नोबेल प्राइज़ मिला उसको रख लिए, चाहे किसी विशेष साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा काम किया कोई, तो उसको बना दिए, है ना, सीनियर मेंबर को। तो इस तरीके से 12-15 ऐसे कुछ होते हैं जिसको अपने तरफ से सेलेक्ट करते हैं, तो वो वीआईपी लोग तो ही होते हैं। अब सचिन तेंदुलकर को कोई सेलेक्ट कर लिया तो वीआईपी तो ही हैं, लेकिन हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा में कौन बैठते हैं, हमारे पीएम बैठते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर ही बैठते हैं लोकसभा में। लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो प्राइम मिनिस्टर का ही चुनाव होता है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप रिलेट कर लिए होगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रोल जो होता है चेयरमैन का फिर डिप्टी चेयरमैन का, जैसे ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दे दिया जाए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हो रही है, यानी कि राज्यसभा की बात हो रही है। स्पीकर की बात और डिप्टी स्पीकर की बात आए तो आप समझ जाना ये लोकसभा से रिलेटेड है ना। तो चेयरमैन जो है और फिर डिप्टी चेयरमैन जो है, इसका क्या है, ये किसको एड्रेस करते हैं, वीआईपी लोग को। लेकिन लोकसभा के लोग किसको एड्रेस करते हैं, मतलब इसके जो स्पीकर हैं वो किसको एड्रेस करते हैं, पीएम को। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रखना है। तो वीआईपी पीएम इसका कोड है, इसका क्या है, वीआईपी पीएम। वीआईपी बताएगा राज्यसभा के बारे में, है ना, दूसरा जो है वो बताएगा लोकसभा के बारे में। और ये रोल है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का रोल क्या है, पीएम। ठीक है, ध्यान में रख पाओगे वीआईपी पीएम को। अगर रख लिए तो दोनों एकदम आपके दिमाग में क्लियर होगा। देखो यहाँ से आई काट दोगे, वी का मतलब क्या होता है 8 और पी का मतलब 9, तो 89 किसके बारे में, पहला जो है कोड ये बता रहा है राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में। फिर पीएम है तो ये लोकसभा के स्पीकर के बारे में बता रहा है। पीएम को डिकोड करोगे, पी का मतलब 9, एम का मतलब 3, तो 93 नंबर आर्टिकल में क्या है आप समझ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब बात करते हैं वैकेशन एंड रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन और फिर रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, बस इतना याद रखो, कुछ नहीं आपको याद रखना है कि डिप्टी चेयरमैन जो होता है, डिप्टी चेयरमैन जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये राज्यसभा में होता है। फिर यहाँ पर स्पीकर का जो पोस्ट होता है और फिर डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट होता है, ये कहाँ पर पोस्ट होता है, लोकसभा में होता है ना। पहला वाला कोड बताएगा राज्यसभा के बारे में, दूसरा वाला लोकसभा के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या है कि जब भी रिमूव किया जाता है और फिर रिजाइन मारता है कोई भी चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन, कहाँ से रिजाइन मारता है, राज्यसभा से, तब उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। जब उसको रिमूव किया जाता है तो सीनियर मेंबर है भाई, उसको पैसा ही दिया जाएगा, है ना, पैसा ही दिया जाएगा। जब वो रेजिग्नेशन मारता है या फिर वो उसको रिमूव किया जाता है तब उस बंदे को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा में वैसे भी बहुत चोर चुहार लोग ही जाते हैं मतलब कुछ ज़्यादा ही रफ में बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं होता है, मतलब कुछ मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, सारे नहीं, है ना। कुछ लोग तो जेल से भी एमपी का चुनाव जीत जाते हैं, आप सुने होंगे, है ना। किसके बारे में, फिलहाल वाले 2024 वाले चुनाव में आप सुने होंगे कि बैठे बैठे जेल से बैठे बैठे कोई जो आतंकवादी का जिसको मिल गया था, है ना, ऐसा एलिगेशन है उसके ऊपर, वो जेल में रहते रहते जम्मू एंड कश्मीर से जीत गया। तो ऐसी ऐसी बातें होती है बस लोकसभा में। राज्यसभा में ऐसी बातें नहीं होती है, राज्यसभा में बहुत रेस्पेक्टेड लोग पहुंचते हैं, मैक्सिमम रेस्पेक्टेड लोग पहुंचते हैं।
तो जब उसको रिमूव किया जाता है राज्यसभा के मेंबर को, मेंबर नहीं डेप्यूटी चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वो रेजिग्नेशन देता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका जब रेजिग्नेशन होता है, जब वो रिजाइन मारते हैं और फिर उसको रिमूव किया जाता है ऑफिस से, तब उसको पीने के लिए बियर मिलता है। हम लोग बियर बोलते हैं, इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है वो है बीर, इसको बीर बोलते हैं, है ना। तो बियर मिलता है इसको पीने के लिए। चलो हम लोग अपने ही भाषा में बात करते हैं, बियर मिलता है, ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। तो समझ जाना, पैसा बियर क्या है, पैसा बियर किसका है, पैसा बियर कोड। तो रिमूव किया जाता है ऑफिस से डेप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के होते हैं चेयरमैन, है ना, और फिर वो रिजाइन मारते हैं तो उसको पैसा मिलता है। लेकिन रिमूव किया जाता है ऑफिस से या फिर रेजिग्नेशन देते हैं, रिजाइन मारते हैं जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उसको क्या मिलता है, पीने को बियर मिलता है। तो पैसा बियर से ध्यान रखोगे। पहला वाला राज्यसभा के बारे में बता रहा है, दूसरा वाला लोकसभा के बारे में। देखो डिकोड करो, ए और आई यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से डबल ई कट जाएगा। पैसा, पी का मतलब क्या है 9, एस का मतलब क्या है 0, तो 90 वाला क्या बताएगा आप समझ गए। फिर है बियर, बी किसका होता है 9 का कोड, आर किसका होता है 4 का कोड, तो 94 किसका है आप समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है सर। टेस्ट लगाओगे या भूलोगे नहीं, टेस्ट नहीं लगाओगे आपका दिमाग एक ही तरीके से फंक्शन कर रहा होगा। डिपेंडेंसी वाली भावना आ जाती है दिमाग में। कैसे, आप टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, वीडियो के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, बार बार देखना है करके नहीं। आप एग्ज़ाम दो, साथ साथ में एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस करो, तब देखना आपको ज़्यादा फायदा होगा। भले ही आप यूपीएससी की तैयारी करो या फिर किसी भी चीज़ की। बात करते हैं यहाँ पर पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर। देख रहे हो यहाँ पर स्पीकर कहाँ पर होता है, लोकसभा में होता है भाई, है ना। कहाँ होता है, लोकसभा में होता है। या फिर डिप्टी चेयरमैन जो होता है ये कहाँ पर होता है, राज्यसभा में। अब देखो इसका जो पावर होता है, किस चीज़ के पावर के बारे में बता रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए कि चेयरमैन अब्सेंट है, तो उसके जगह पर चेयरमैन का काम कौन करेगा, जिसको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। जो मुख्य स्पीकर है वो अगर क्या हो गया अब्सेंट है ना, अगर अब्सेंट है तो उसके जगह पर कौन काम करेगा, डिप्टी स्पीकर काम करेगा। बस इसी पावर के बारे में ये बता रहा है। तो ध्यान देना, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन दे दे। चेयरमैन कहाँ होता है, राज्यसभा में, पहले मैं बता दिया हूँ रिपीट करके। फिर से डिप्टी स्पीकर कहाँ होता है, स्पीकर का पोस्ट होता है लोकसभा में। तो पहला वाला बताएगा राज्यसभा के बारे में, दूसरा वाला लोकसभा के बारे में, ठीक है। प्रेफरेंस में बता दिया हूँ। यहाँ पर है कि डिप्टी चेयरमैन का डिप्टी चेयरमैन जो होता है उसका पावर और डिप्टी स्पीकर का पावर क्या होता है कि वो जा करके पार्लियामेंट में बैट बॉल खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं, बैट बॉल खेल सकते हैं। बैट बॉल और कोई खेल सकता है क्या, नहीं। अगर दूसरा मेंबर अगर बैट बॉल खेलने की कोशिश करे तो भी इजाज़त देने का पावर किसके पास है, डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर के पास। ध्यान दोगे, ध्यान देना है आपको बिल्कुल। क्या ध्यान देना है कि पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन भी बन सकता है चेयरमैन के एब्सेंटी में। पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के एब्सेंटी में क्या कर सकता है, उनकी ड्यूटी वो संभाल सकता है, ठीक है। किस तरीके की ड्यूटी कि भैया इनके पास इतने पावर होते हैं कि ये वहाँ पर अंदर हॉल में बैट बॉल भी खेलवा सकते हैं या फिर खेल सकते हैं, बैट बॉल भी खेल सकते हैं। तो बैट बॉल को ध्यान रखोगे। फर्स्ट वाला बताएगा राज्यसभा के बारे में यानी डिप्टी चेयरमैन, दूसरा वाला बताएगा लोकसभा यानी कि डिप्टी स्पीकर के पावर के बारे में, ठीक है। बैट बॉल को डिकोड करते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा तो बी का मतलब हो गया 9, टी का मतलब हो गया 51, एक है ना। तो 91 नंबर में है पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन। बॉल को मैं हिंदी में इसलिए लिख करके रखा हूँ ताकि शुद्ध अंग्रेजी में बॉल लिख दिया तो BALL हो जाता है, जिसका कोड हो जाएगा 3 लेटर का, जो जबकि हमें 2 ही लेटर का बनाना है, इसलिए हिंदी का लिखा हूँ। ब पकड़ो और ला पकड़ो, ब का मतलब 9, ल का मतलब 5, है ना। तो 95 नंबर आर्टिकल में किसके बारे में, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर। तो बैट बॉल को ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसी तरीके से चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो है इसके बारे में बताया गया है कि ये कह रहा है कि अगर अंडर कंसिडरेशन ये है कि चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए, कोई एलिगेशन के थ्रू अगर कंसिडर किया गया है ना, अगर विवाद खड़ा हो गया है कि इस चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को हटाना है, इसको अंडर कंसिडरेशन रखा गया है, विचाराधीन है अगर ये बात, तब वो प्रिसाइड नहीं करेगा। प्रिसाइड मतलब वो चेयरमैन के पोस्ट पर नहीं रहेगा और फिर डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट पर नहीं रहेगा। इसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से है कि स्पीकर जो है लोकसभा में और फिर डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा में ये भी प्रिसाइड नहीं करेगा। प्रिसाइड मतलब वो अध्यक्षता नहीं करेगा, उस पोस्ट पर काम नहीं कर रहा होगा। कब, जब उसको रिमूव करने की बात अगर चलाई गई हो पहले या फिर अंडर कंसिडरेशन रखा गया हो, विचाराधीन हो कि नहीं इसको हटाना जाना चाहिए, है ना, कोई एलिगेशन लग चुका है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है भैया, इसका कोड समझो। इसका कोड होता है पेन पेज। अगर पेन पेज पर चल गया, अगर पेन पेज पर चल गया तो भैया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है
वो प्रिसाइड नहीं करेगा, है ना, वो प्रिसाइड नहीं कर पाएगा। अब फिर स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, वो भी प्रिसाइड नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसको रिमूव करने के लिए पेन चल गया होगा पेज पर। तो पेन पेज किसका है आप समझ गए। एक बार पेन पेज पर चल गया, एक बार टिक लगा दिए, तो इसका मतलब है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो नो लॉन्गर प्रिसाइड करेगा, प्रिसाइड वो करेगा ही नहीं, है ना। स्पीकर जो है, डिप्टी स्पीकर है, वो प्रिसाइड कब नहीं करेगा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो कब प्रिसाइड नहीं करेगा, जब पेन पेज पर चल पड़ा तो ये दोनों का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो वहाँ पर अध्यक्षता करे। ठीक है, तो समझ गए, पेन पेज को ध्यान में रखना। सारी स्टोरी में क्लियर करते जा रहा हूँ। पेन पेज को हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। पेन को डिकोड करते हुए ई कट जाएगा, पेज से यहाँ पर ए और ई कटेगा। पेन को अगर डिकोड किए तो क्या बन रहा है, पी का मतलब 9 और एन का मतलब 2, तो 92 में आप समझ गए। ये राज्यसभा के बारे में बता रहा है, पहला आ रहा है, तो पहला है राज्यसभा, राज्यसभा में ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। पेज दूसरा है यानी कि लोकसभा के बारे में बता रहा है, इसको डिकोड कर रहे हैं, तो पी का मतलब 9 और जी का मतलब 6। 96 नंबर आर्टिकल में क्या है, द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर ऑफ नॉट टू प्रिसाइड। समझ गए कब कैसे प्रिसाइड करता है कि नहीं, सारी बातें क्लियर है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए। दोनों राज्यसभा और लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं और स्पीकर होते हैं उससे संबंधित सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपके दिमाग में नहीं आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ इसके बारे में, ज़रा देख लो। यहाँ पर सैलरी एंड अलाउंस की बात कर रहा है, लेकिन किसके सैलरी और अलाउंस की बात, जो चेयरमैन और स्पीकर जो अभी देखे ना, चेयरमैन और फिर डिप्टी चेयरमैन और फिर स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर। बता दो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कहाँ पर होता है, राज्यसभा में। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहाँ पर होता है, लोकसभा में। तो इन दोनों के बारे में, इन चारों व्यक्ति के बारे में जो सैलरी है, अलाउंस है, इसकी बात कही गई है 97 नंबर आर्टिकल में। कैसे याद रखोगे कि जब भी आपको सैलरी मिलता है, जब भी आपको सैलरी मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, बाइक खरीदते हैं। सर बाइक, है ना, सबका एक सपना होता है बाइक खरीदेंगे। लड़कियों का सपना होता है थोड़ा स्कूटी खरीद लेते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि लड़कियां स्कूटी खरीदती हो, जिसका हाइट वाइट मतलब थोड़ा सा अच्छा हो तो भैया वो निंजा जैसे बाइक भी खरीद सकती हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर सैलरी की बात कही गई है तो बाइक खरीदते हैं, सैलरी से हम बाइक खरीदते हैं। और किसके सैलरी और किसके अलाउंस की बात कही गई है, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, है ना। भत्ता कहने का मतलब एक्स्ट्रा फायदा। तो सैलरी अलाउंस किसके बारे में कहा गया है यहाँ पर, स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर, ये चारों लोग के बारे में बताया गया है। तो बाइक खरीदते हैं सैलरी से। तो देखो बाइक को डिकोड करो, आई काट दोगे, ई काट दोगे, बी का मतलब 9, के का मतलब 7। तो 97 नंबर आर्टिकल में क्या है, सैलरी एंड अलाउंस के बारे में, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। ठीक है, फिर है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, जो सचिवालय होता है। सेक्रेटेरिएट का मतलब सचिवालय ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ये पूछ देगा समझ जाना कि देखो हमारे देश में बीफ को खाना धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, बीफ को, गौ माता की हत्या को बैन किया जा रहा है ना। तो इसका जो लास्ट कलम जो चलता है, जो सिग्नेचर होता है, वो किसका चलता है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट का। सेक्रेटेरिएट जो होता है वही साइन करता है कि आज के बाद इस देश में बीफ नहीं खाया जाएगा। तो बता दो बीफ को बैन करने का एक रोल कौन अदा करता है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रख पाओगे, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है, वहाँ पर ही डिसीजन लिया जाता है कि आज से हमारे देश में बीफ नहीं खाया जाएगा, बीफ नहीं खाया जाएगा। ये डिसीजन कहाँ लिया जाता है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट में। अब बीफ को हम डिकोड करते हैं, दोनों ई को काट देंगे, बी का मतलब 9 होता है, एफ का मतलब 8 होता है। 98 नंबर आर्टिकल में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। अब बात करते हैं, देखो ओथ और अफर्मेशन की बात अगर आ जाती है तो एक बार तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगर प्रेसिडेंट हमें ओथ दिलाता है तो हमें लाइफ टाइम तक जीएस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अगर हमें ओथ दिलाता है तो हमें गारंटी जॉब मिल जाती है। तो जीएस एंड जॉब था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड। जीएस को डिकोड किए थे 60 आया था, जॉब को डिकोड किए थे तो यहाँ पर 69 आया था। लेकिन यहाँ पर ओथ एंड अफर्मेशन है किसका, ये है मेंबर्स के बारे में। पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स होते हैं उसको और ओथ लेना ही होता है, ये आप जानते हो। अपने सीट पर जाने से पहले उसे ओथ लेना ही पड़ता है। किसके बारे में है, ये था प्रेसिडेंट का ओथ, ये था वाइस प्रेसिडेंट का ओथ। लेकिन अभी जो है आया है, ये आया है पार्लियामेंट के हर एक मेंबर्स के बारे में, हर एक मेंबर के ओथ के बारे में, अफर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है। अभी यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसमें कितना सीधा साधा बन जाते हैं। मैं फलाना कुमार
क्या करता हूँ, आज से शपथ लेता हूँ कि मैं कभी करप्शन नहीं करूँगा, ऐसे अपने मुख से निकाल रहे होते हैं, ऐसे झूठी कस्में खा रहे होते हैं सबके सामने, संविधान की कसम खा रहे होते हैं उस समय कि इससे बड़ा बाबा कोई है ही नहीं, बाबा मतलब इससे बड़ा साधु संत कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन उसके बाद भी किया जाता है। मतलब अगर सब सच में देखा जाना तो सबसे बड़ा झुट्टा और मक्कार कोई होता है तो ऐसे ही MP MLA लोग होते हैं जो ओथ तो लेते हैं, शपथ तो लेते हैं, किसकी, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पर दिखावे के लिए बाबा बनते हैं। ओथ लेने के टाइम में सीधा साधा भोला भाला साधु संत बाबा बनते हैं, लेकिन करप्शन तो बाद में करते ही करते हैं। तो ध्यान रखोगे, बाबा कौन बनता है, ओथ लेने के टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी MP लोग जो भी जीत करके जाते हैं वो अगर ओथ लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं, ओथ लेने के टाइम में क्या करते हैं, बिल्कुल ही बाबा जैसी बातें करते हैं, बिल्कुल सीधा साधा बाबा बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स आ जाए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाए, तो आप खुद समझ जाओगे, अच्छा साले वहाँ पे खड़ा होकर के ओथ लेते हैं और बाबा बनते हैं, बिल्कुल बाद में बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं ना, बाबा बनते हैं, बिल्कुल ही बाबा बनते हैं। तो बाबा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बाबा को रिकॉर्ड किए, 99 आपका आ गया, बी का कोड 9, बी का कोड 9, तो 99 नंबर में क्या है, ओथ बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी जो 100 नंबर है, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना नहीं, एक ही आपको देखो ये पूरा सेंटेंस दिया रहेगा यहाँ तक, या फिर आपको ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक दिया रहेगा। ये कोरम वगैरह से डर मत जाना, कोरम वैकेंसीज वगैरह को देख करके डर मत जाना, यहाँ पर वोटिंग इन हाउस होना चाहिए। इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि है क्या। मान लिया जाए कि कुछ मेंबर जो हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, हाउस में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी भले ही 4, 10, 15, 20 ही क्यों ना पहुँचे वहाँ पर, मेंबर क्यों ना पहुँच जाए, बहुत सारे लोग अब्सेंट ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वोटिंग रुकेगा नहीं। यही बात अगर नक्सल में समझाया जाए, शॉर्ट में समझाया जाए, तो यही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो बस आपको एग्जाम में देखना है वोटिंग इन हाउस, अच्छा वोटिंग इन हाउस ऑफ एनी पार्लियामेंट, मतलब एनी हाउस इन पार्लियामेंट, अपर हाउस की बात हो, लोअर हाउस की बात हो, कहीं भी वोटिंग की बात अगर होती है तो देखना वोटिंग देने के बाद क्या होता है, इंक लगाते हैं कि नहीं, हमारे फिंगर में इंक लगाया जाता है कि नहीं। लेकिन भैया इन लोग तो VIP लोग हैं, है ना, VIP लोग हैं और ये वहाँ पर वोटिंग करने जाएंगे तो इसको साथ में दिया जाता है टिशू। टिशू क्यों दिया जाता है, ताकि आप अपनी उंगली के इंक को पोंछ सको। लेकिन आपको पता है अगर आप पोंछ भी लोगे ना इंक को तो जाता नहीं है, परमानेंटली नहीं जाता, हो सकता है आपके कपड़े में लगने से बच जाए, लेकिन जब अगर इंक लग चुका है आपके नेल पर तो वो जल्दी जाता नहीं है। तो क्योंकि वो VIP लोग हैं उसके लिए टिशू का इंतजाम किया था। टिशू मतलब समझते हो, टिशू पेपर जो खाने के बाद जो मुंह पोंछते हो रेस्टोरेंट वगैरह में, है ना, तो उसको टिशू बोलते हैं। अब जानते होगे कई नादान ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनको नहीं पता होगा, बहुत लोग 12th पास करके आ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाइट कलर का एक पेपर होता है जिसको टिशू पेपर कहते हैं, मुँह पोंछने के लिए काम आता है। कहने का मतलब ये है कि जब वोटिंग होता है हाउस में, वोटिंग होता है किसी भी हाउस में, तो जो भी मेंबर होते हैं वहाँ पर वोट करते हैं तो उसके नेल में इंक लगाया जाता है। आप मुझे बताओगे, चलो मैं सिल्वर एक बता देता हूँ कि उसमें एक कंटेंट होता है सिल्वर, आप मुझे पूरा बताओगे कि जो इंक होता है वोटिंग के टाइम में जो आपके नेल पर लगाया जाता है उसका क्या कंटेंट होता है। एक मैं सिल्वर आपको बता दिया, आगे की बात आप बताओगे मुझे, देखता हूँ कि कितने लोग के पास नॉलेज है इसका। एक और मैं बता देता हूँ कि जो क्लाउड सीडिंग होता है, जो आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग किया जाता है, क्लाउड मतलब जो बारिश करवाया जाता है आर्टिफिशियली, है ना, उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो आप मुझे बताओगे सिल्वर, इस सिल्वर के बारे में कि क्या होता है इंक में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीधा इसके ऊपर कि वोटिंग इन हाउस जैसे आप एग्जाम में देख लोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, वोट करने के बाद तो इंक लगाया जाता है नेल पे, नेल लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि हाउस में बड़े बड़े लोग ये लगाते हैं, है ना, वोट करते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो जाए, इसलिए उन्हें साफ़ करने के लिए टिशू दिया जाता है। क्या दिया जाता है, टिशू। टिशू का स्पेलिंग मत भूल जाना, ठीक है, टिशू का स्पेलिंग नहीं भूलना है। कैसे, TISS, अगर पूरा भी भूल जाओ तो T और SS को ध्यान रखोगे, I कट जाएगा, यहाँ से U कटेगा, E कटेगा। बता दो क्या आ रहा है इसका। T का मतलब 1 है, S का मतलब 0 है, S का मतलब 0 है, यानी कि 100 नंबर आर्टिकल में किसके बारे में बोला गया है, वोटिंग इन हाउसेस। सारा कुछ क्लियर है, बिल्कुल ही सारा कुछ क्लियर होगा। बैक करके थोड़ा सा वीडियो को देख लेना, 1-2 बार PDF से रिवाइज कर लेना, उसके बाद जा करके आप टेस्ट लगा देना, देखते हैं कैसे नहीं याद होगा। एकदम आराम से याद होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी वर्कआउट कर दोगे ना तो 395 जो आर्टिकल्स आप देख रहे हो ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, जब जब आपको रिवाइज कराया जाता है ग्रुप में, तब तब आपको क्या करना है,
तब आपको ध्यान देना है और वहाँ पर अब्सेंट नहीं होना है। देखेंगे कैसे याद नहीं कर पाओगे। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग ये रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।